गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 1 सितंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है IRNSS को लेकर के। क्या है IRNSS? जीपीएस सिस्टम एक तरह से, जैसे जीपीएस सिस्टम हम वर्तमान में यूज करते हैं। जीपीएस सिस्टम किसका है? तो अमेरिका का है। उसी तरह से IRNS ये भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर के हमारा प्रीवियस ईयर का वीडियो देख लेना। हमने 19 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व किया। और ये क्वेश्चन नॉर्मली मैं इंग्लिश में इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि इस तरह के क्वेश्चन को हिंदी में समझना थोड़ा टफ होता है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन को हिंदी में समझना थोड़ा टफ होता है। यूपीएससी का ओरिजिनल पेपर जाकर देखना और उसमें इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना और इसमें हिंदी में देखना, दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आप मेंस दे रहे हैं तो वहाँ भी अगर मान लो कोई चीज़ आपको इंग्लिश का वर्ड हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा है या हिंदी में याद नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में उस इंग्लिश के वर्ड को आप देवनागरी में लिख सकते हैं। जैसे नेविगेशन सिस्टम है, तो नेविगेशन आपको याद नहीं आ रहा है कि नेविगेशन का हिंदी क्या होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं नेविगेशन। तो इतना सोचना नहीं है, वहाँ आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है इंग्लिश के वर्ड का हिंदी क्या हो सकता है, तो डायरेक्टली इंग्लिश में लिख दो, लेकिन उसको देवनागरी में लिख दो। आप नेविगेशन को इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, पहला स्टेटमेंट है कि IRNSS हैज़ 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी। 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं और 4 सैटेलाइट होते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। पहला स्टेटमेंट है 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं और 4 सैटेलाइट होते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। दूसरा स्टेटमेंट है कि IRNS कवर इंटायर इंडिया अबाउट 5500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। जैसे इंडिया का ये भारत है, तो ये पूरा भारत को कवर करता ही है। साथ ही साथ भारत की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है भारत की, उसके बाद 5500 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी ये कवर करता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिड 2019। ये 3 स्टेटमेंट है, इसमें कौन सा सही है आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तो ऑप्शन में दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है केवल ए है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी है पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा सही है, या ऑप्शन डी है नन। इनमें से कोई सही नहीं है। ए, बी या सी या डी, इसमें कौन सही होगा कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। इससे रिलेटेड टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। फर्स्ट पेज पे जो 2 न्यूज़ है मुझे आपके साथ डिस्कस करना, और 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहला न्यूज़ है जीडीपी पर कोरोना की मार। मैंने आपको बताया था कि जीडीपी का डाटा जारी होने वाला है, राइट। देखो, फाइनेंशियल ईयर जो होता है शुरुआत होता है 1 अप्रैल से। कोई भी फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होता है 1 अप्रैल से। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का कब से शुरुआत हुआ? 1 अप्रैल से। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होता है। पहला क्वार्टर मतलब होता है तिमाही। पहली तिमाही जो है 1 अप्रैल से लेकर के मई और जून तक होता है। दूसरा तिमाही होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर तक होता है। तीसरा होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और चौथा होता है जनवरी, फरवरी और मार्च। तो पहला जो क्वार्टर है, पहली जो तिमाही है, उसका डाटा रिलीज किया गया। और पहली तिमाही फाइनेंशियल ईयर 2021 जो वर्तमान की फाइनेंशियल है, उसकी पहली तिमाही के आधार पे जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो काफ़ी ख़राब ग्रोथ रेट है। 40 वर्ष में सबसे अधिक खराब ग्रोथ रेट है इस बार का, इस तिमाही का। और मैंने आज तक ऐसा ना तो देखा था और ना ही सुना था। जीडीपी जो ग्रोथ रेट होता था नॉर्मली पॉजिटिव में होता था, थोड़ा कम होता था लेकिन नॉर्मली पॉजिटिव में होता था। 2% हो गया, 3% हो गया, 4%, 5%, नॉर्मली 5% के आसपास जो है ग्रोथ रेट होता था तिमाही का। लेकिन इस बार जो ग्रोथ रेट है वो निगेटिव में है, निगेटिव।
-23.9%, काफ़ी बड़ी गिरावट आई है पहली तिमाही के जीडीपी ग्रोथ रेट में। काफ़ी बड़ी गिरावट है, 23.9%, यानी लगभग 24% की गिरावट आई है। तो पहला डाटा आप ये याद रख लेना। दूसरा है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा है। वर्तमान समय का कंडीशन आप देखो, जीडीपी घट रहा है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, और साथ ही साथ हमारे देश की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ रहा है। हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है, वो बढ़ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को अगर आप कंसर्न करोगे तो एक ब्रॉड लेवल पे आप चीज़ों को सोच पाओगे। तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? -23.9%। एग्रीकल्चर जो है बढ़ रहा है, कोरोना के समय में भी एग्रीकल्चर का अच्छा ग्रोथ रेट रहा है, 3.4%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारे देश की सेकेंडरी सेक्टर है, इकोनॉमी की सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो काफ़ी बड़ी गिरावट में है, 39.3%। और इसका पर्टिकुलर पार्ट रियल एस्टेट है, अगर आप उसको देखोगे तो लगभग 50% तक की गिरावट आई है। सर्विस सेक्टर में हमारे देश की जीडीपी में अहम योगदान रखता है सर्विस सेक्टर, जिसमें लगभग 20.6% गिरावट आई है। और साथ ही साथ ग्रॉस वैल्यू एडेड जीबीए में भी लगभग 22.8% की गिरावट आई है। तो बेसिक डाटा है, याद रख लेना। साथ ही साथ यहाँ पे देखो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में जीडीपी का आकार 26.90 लाख करोड़ रहा है। देखो इस बार जो है जीडीपी का आकार कितना है? 26.90 लाख करोड़। और पिछले वर्ष इसी समय में पहली तिमाही में जीडीपी का आकार था 33.35 लाख करोड़। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी गिरावट आई है। 35.35 लाख करोड़ पिछले वर्ष इसी समय में जीडीपी का आकार था, और इस वर्ष जो है इसी तिमाही में ये हो गया है 26.90 लाख करोड़। काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। तो बेसिक डाटा जो मैंने चर्चा किया वो आप जरूर जाकर के देख लेना या याद कर लेना। चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को सेना ने किया नाकाम। तो ये जो पैगोंग झील है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है। इसी के आसपास जो है सेना को पीछे ढकेलने का काम किया भारतीय फौज के द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ये लोकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि ये लोकेशन रामसर साइट के अंतर्गत भी आता है। रामसर साइट क्या है? तो रामसर एक कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर सिटी में 1971 में। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था, जो वेटलैंड को लेकर के, आर्द्रभूमि को लेकर के विश्व का एकमात्र कन्वेंशन है। तो पैगोंग झील जो है रामसर साइट के तहत, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि के तहत ये आता है। थोड़ा सा मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ। ओके, ये जम्मू कश्मीर का मैप है। देखो ये जम्मू कश्मीर का मैप हो गया। यहाँ पे अगर जाओगे आप, ये जो लेक दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये लेक, तो इसी लेक को कहते हैं पैगोंग त्सो लेक। इसका लगभग 1/3 इंडिया भाग जो है इसका इंडिया में आता है, और 2/3 हिस्सा, आधे से अधिक हिस्सा इसका कहाँ आता है? तो तिब्बत में आता है, यानी चीन में आता है। 1/3 हिस्सा भारत में है, 2/3 हिस्सा इसका चीन में है। भारत के रामसर साइट के तहत ये आता है, और यहाँ पे चीनी और भारतीय सेना के बीच में झड़प हुई है, और लगातार विवाद का विषय बना हुआ है। ये जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, और साथ ही साथ सामरिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे लगातार द्वंद्व की स्थिति क्रिएट हो रही है। तो ये लेक के बारे में ज़रूर याद रख लेना, पैगोंग त्सो लेक। देखो इस तरह के जब भी मैं किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूँ, जैसे कल मैंने डिस्कस किया साउथ चाइना सी के बारे में, तो साउथ चाइना सी का गूगल पे जाकर के लोकेशन सर्च कर लेना चाहिए आपको। इसी तरह से स्पार्टली आइलैंड के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, पार्सल आइलैंड के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। उसका मैप ज़रूर आपको जाके गूगल मैप पे देख लेना चाहिए। जैसे आज हमने डिस्कस किया पैगोंग लेक के बारे में, इसका लोकेशन एटलीस्ट जाकर के आपको गूगल मैप पे देख लेना चाहिए। तो इस तरह से आपकी सामरिक या कह सकते हो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में प्रशांत भूषण पे ₹1 का जुर्माना। इस पे आज मुझे एडिटोरियल डिस्कस करना, मैं वहीं पे इसको लेकर के डिस्कस करूंगा। ये बस याद रख लेना आप, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी की गॉड मदर किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था डॉक्टर पद्मावती को, जो 103 वर्ष की उम्र में जिसकी निधन हुई है। तो डॉक्टर पद्मावती गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता था। वनडे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। एक बार देख सकते हैं इसको भी। मध्य प्रदेश में गौवंश की प्रतिदिन की खुराक के लिए महज ₹2.25 का बजट। अलविदा प्रणब दा भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होना चाहिए, कब से कब भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, और साथ ही साथ भारत की जो है कितने नंबर के ये राष्ट्रपति रहे हैं। तो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए आपके, एक बार पढ़ लेना इनके बारे में। इसको भी एक बार देख सकते हैं। औद्योगिक और खाद्य संकट से बौखलाया चीन, 1962 जैसे हालत। देखो, चीन और भारत के बीच में जब भी डिस्प्यूट होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। 1962 में जो चीन ने भारत पे हमला किया था, और उससे पहले लगभग 3 वर्ष तक चीन में अकाल का कंडीशन था। 1959 से 1962 तक जो है चीन में अकाल का कंडीशन था, और एक आंकड़ा के अनुसार लगभग 3 करोड़ लोग उस अकाल में मरे थे। दुनिया का सबसे बड़ा अकाल था, 3 करोड़ लोग उस अकाल में मरे थे। मौ की उस समय वहाँ पे सरकार थी, और ऐसे कंडीशन में राष्ट्रवाद का सहारा किसी भी देश के द्वारा लिया जाता है। देश की आंतरिक समस्या से निपटने में अगर कोई भी सरकार अक्षम होती है, तो वैसे कंडीशन में वो राष्ट्रवाद का सहारा लेती है। अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था 1962 में, और इसी तरह से कुछ सिचुएशन वर्तमान में चीन की है। वर्तमान में चीन की दुनिया में आलोचना हो रही है। दुनिया में कोरोना को फैलाने को लेकर के चीन की आलोचना हो रही है, और ऐसे कंडीशन में चीन जो है अपने देश में जो चीन के लोगों के जो असंतोष की भावना चीन के लोगों में क्रिएट हो रही है, उसको दबाने के लिए चीन भारत जैसे देशों पे आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। हांगकांग की स्वायत्तता समाप्त कर दी है। ताइवान को लेकर के चीन एग्रेसिव हो रहा है। साउथ चाइना सी में चीन एग्रेसिव हो रहा है। तो ये सारा का सारा काम चीन क्यों कर रहा है? क्योंकि चीन की आंतरिक समस्या को चीन छिपाना चाहता है, आंतरिक लोगों के कह सकते हो असंतोष को छिपाना चाहता है। जैसे मान लो भारत में अगर कोई समस्या क्रिएट होती है तो क्या होता है नॉर्मली, भारत सरकार पाकिस्तान पे एक ज़बरदस्त स्टैंड लेती है, या पाकिस्तान पे नॉर्मली मान लो हमला कर दिया। तो वैसे कंडीशन में भारत की जो जितनी तत्कालिक समस्या है, जिसके प्रति लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो तत्कालिक रूप से आवाज़ उठाना बंद कर देते हैं, और इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो ये राष्ट्रवाद एक तरह से चीन अपने आंतरिक द्वंद्व को छुपाने के लिए भारत तथा अन्य पड़ोसी देश पे हमला कर रहा है। एक बार इसको इस रूप में आप समझ सकते हैं, और एक बार जाकर के पढ़ सकते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की खरीद 2580 करोड़ का सौदा हुआ तय। बस आपको ये जानकारी रखना चाहिए कि पिनाका क्या है। पिनाका है एक रॉकेट लॉन्चर। यहाँ पे दिया हुआ है पिनाका के बारे में, याद रख लेना, एक रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका क्या है? एक रॉकेट लॉन्चर, राइट। देखो यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन, जब भी पेपर आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर चर्चा हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है ग्रेट अंडमानी जनजाति सदस्यों के संक्रमण पे NCST ने मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कोरोना वायरस के लक्षण फैल रहे हैं उसको लेकर के रिपोर्ट मांगा। जैसे मान लो कुछ समय पहले हमने चर्चा किया था कि टोटो जनजाति के बारे में। पश्चिम बंगाल की टोटो जनजाति है, इसकी संख्या महज 1500 के आसपास है।
इसी तरह से अंडमान में कई ऐसी जनजाति है जिसकी जनसंख्या लगभग 100 है या 100 से भी कम है। एक जनजाति जिसकी संख्या 100 है मान लो, या जिसकी जनसंख्या मान लेते हैं 1000 है, अगर 1000 के 1000 लोग उस जनजाति के किसी वायरस के कारण अगर मारे जाते हैं या ऐसे मान लो मारे जाते हैं, तो ना सिर्फ वो जनजाति समाप्त हो जाएगी, बल्कि किसी जनजाति के साथ क्या होता है, जनजाति के साथ होता है उसका रेमेडीज, जनजाति के साथ उसका पारंपरिक ज्ञान होता है, वो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। जनजाति के साथ उसका कल्चर होता है, वो कल्चर समाप्त हो जाएगा। जनजाति के साथ कई ऐसी जनजाति जो है कई ऐसे पेड़ पौधों को जानते हैं जिसके माध्यम से वो अपना इलाज कर लेते हैं। तो जनजाति के पास जो पारंपरिक ज्ञान है वो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो जनजाति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके ऐसी जनजाति जिसकी जनसंख्या काफ़ी कम रह गई है। तो उसके लिए जो है एक आयोग बना था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे, और इस तरह के आयोग जब भी पेपर में चर्चा हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, जब भी चर्चा में हो आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में जाकर के अपने बेसिक बुक से। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। भारत में एक संविधान संशोधन, याद रख लेना, 89 संविधान संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसे कहा गया आर्टिकल 338A। 338 में ही एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसे कहा गया 338A, और इसके माध्यम से दो अलग अलग तरह के जो हैं कमीशन बनाए गए। एक कमीशन बनाया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, और 3 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य। कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एनसीटी के सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, और अन्य सदस्य को भारत सरकार के सचिव का दर्जा मिलता है। NCTS, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान के तहत अन्य कानूनों के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा के उपायों संबंधित मामलों की निगरानी करता है। यानी अगर जनजाति से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी समस्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो वैसे कंडीशन में ये संगठन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक्शन ले सकती है, जवाब तलब कर सकती है, रिपोर्ट मांग सकती है सरकार से, राइट। तो बेसिक इतना काम है इस आयोग का। इस आयोग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने चर्चा किया है। डिटेल के लिए आप लक्ष्मीकांत का किताब पढ़ लेना, आपको जानकारी होना चाहिए। और साथ ही साथ आज जो है नेट पे सर्च कर लेना, अंडमान की कौन कौन सी जनजाति है उसके बारे में पढ़ लेना। अंडमान की एक जनजाति का चर्चा मैं कर देता हूँ आपके साथ, जिसका नाम है सेंटनलीज। सेंटनलीज एक ऐसा जनजाति है जो अभी भी आदिवासी की ज़िंदगी में रहते हैं, पूरी तरह से आदिवासी हैं। वहाँ पे अभी तक सरकार पहुँच नहीं पाई है। और 2018 में एक अमेरिका का नागरिक जहाँ पे सेंट्रलीज रहते हैं, जिस द्वीप पे, अंडमान के जिस द्वीप पे रहते हैं, वहाँ पे अमेरिका के एक नागरिक पहुँचा था, और उस नागरिक को जो है वहाँ की जनजाति के द्वारा मार दिया गया, राइट। तो सेंट्रलीज लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, एक तरह से पूरी तरह से ये आदिवासी हैं। सरकार यहाँ पहुँच नहीं पाई है, और ये लोग अपना एक छोटा सा द्वीप पे रहते हैं। तो इस तरह की जो भी जनजाति है आप जाकर के पढ़ लेना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति के बारे में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जिक्र है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। इसके बारे में भी जाकर के आप अपने बुक से पढ़ लेना। एक 120 साल में चौथी बार अगस्त में 27% से ज़्यादा बरसात। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, अधिक इम्पोर्टेंट है यहाँ IMD के बारे में जानकारी होना। तो मौसम को लेकर के कोई भी भविष्यवाणी करना हो, मौसम को लेकर के कोई भी डाटा जारी करना हो, ये करता है IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, IMD। इसके बारे में जाकर के आप पढ़ लेना, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया। देखो, सौर ऊर्जा से चमकेगा भविष्य, इसको पढ़ लेना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सौर ऊर्जा को श्योर कहा, प्योर कहा और सिक्योर कहा। श्योर भी है,
प्योर भी है और सिक्योर भी है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस आखिर करेंगे आपके साथ कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज, UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCC काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी अक्सर पूछता है। UNFCC का कॉप कन्वेंशन ऑफ पार्टी 21, कन्वेंशन ऑफ पार्टी 21वां सबमिट हुआ था कहाँ पे, पेरिस में, कब, 2015 में। और इसे पेरिस समझौता के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस समझौता में प्रत्येक देश को कहा कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप क्या करेंगे। इसे INDC कहा जाता है, INDC टारगेट, हिंदी में कहते हैं भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। INDC टारगेट, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान हिंदी में। INDC क्या होता है? INDC ये होता है कि प्रत्येक देश को कहा गया कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को लेकर के क्या करेंगे। क्योंकि जो पेरिस समझौता है या UNFCC का टारगेट है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। हमें अभी 2020 चल रहा है, 2100 तक यानी आने वाले 80 वर्ष में हमें जो है पृथ्वी का टेम्परेचर जो 2 डिग्री मिनिमम बढ़ेगा उसको कम करने का प्रयास करना है। और ये कम करने का प्रयास विश्व के सभी देश मिलकर करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में प्रत्येक देश को कहा गया कि आप खुद अपना टारगेट फिक्स कीजिए, उसे ही कहा गया INDC टारगेट। और यूपीएससी 2016 का अगर प्रीलिम्स का पेपर देखोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है INDC टारगेट के बारे में। तो एक ऐच्छिक तौर पे लिया गया एक टारगेट होता है, आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अपने देश में उत्सर्जन को कम करने के लिए कितना प्रयास करना है। तो भारत सरकार का क्या टारगेट है? भारत सरकार का टारगेट है कि 40% जो बिजली होगा वो गैर जीवाश्म ईंधन से होगा। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? कोयला से जो बिजली प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहा गया, पेट्रोलियम से जो प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहा गया। तो 40% बिजली 2030 तक भारत गैर जीवाश्म ईंधन से होगा, यानी सोलर से होगा, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से होगा, यानी पवन से होगा, अन्य चीज़ों से होगा। रिन्यूएबल एनर्जी से 40% बिजली प्राप्त करेंगे 2030 तक। दूसरा कहा गया सरकार के द्वारा कि 2030 तक भारत के अतिरिक्त वन और वन आच्छादन हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे हम 2.5 से 3 बिलियन टन, 2.5 से 3 बिलियन टन यानी 3 अरब टन कार्बन सिंक का निर्माण करेंगे। यानी वातावरण में जो CO2 है उसको सोखने के लिए हम 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक करेंगे। उसके लिए हम पेड़ पौधा लगाएंगे। कब तक? 2030 तक। कार्बन सिंक का तात्पर्य ऐसी क्षमता के निर्माण से जिसके द्वारा पर्यावरण में उसी अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है। साथ ही साथ एक अन्य टारगेट है कि 175 गीगावाट जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करेंगे 2022 तक। उसके बाद नेक्स्ट एक टारगेट है कि साल 2030 तक भारत अपनी उत्सर्जन तीव्रता का 2005 के मुकाबले जो है 33 से 35% कम करना। यानी कार्बन इमिशन जो भारत सरकार 2005 में करती थी, भारत में जो 2005 में कार्बन इमिशन होता था, जितना कार्बन इमिशन होता था, जितना CO2 इमिशन होता था, उसका लगभग 33 से 35% हम कम करेंगे 2030 तक। तो ये भारत सरकार ने तय किया था टारगेट। अब देखो, इसमें 2 टारगेट ले लो आप। एक टारगेट ये ले लो चौथा नंबर का कि INDC का टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करना, और दूसरा ये टारगेट ले लो कि गैर जीवाश्म से 40% बिजली क्रिएट करना। अब देखो, इसी दोनों के कंबाइन कर लो, हमें 2 टारगेट है। एक 2030 तक 40% गैर जीवाश्म बिजली प्रोड्यूस करना है, और दूसरा 175 गीगावाट का हमें रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करना है 2022 तक। तो इसी टारगेट के तहत डिसाइड किया गया आखिर 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट कैसे होगा। तो उसके लिए 100 गीगावाट का जो है सौर ऊर्जा क्रिएट करना, 60 गीगावाट का पवन ऊर्जा क्रिएट करना, 10 गीगावाट का बायो पावर क्रिएट करना, और 5 गीगावाट का छोटी पनबिजली परियोजना क्रिएट करना। तो टोटल काउंट कर लो आप। देखो, 100,
60 160 हो गया, 170 हो गया और 5 175 हो गया। तो टोटल 175 के तहत हमें 100 गीगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना है, किससे? तो सोलर एनर्जी से। इसलिए सोलर एनर्जी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसी के तहत हम देखते हैं कि 750 मेगावाट का जो है परियोजना लगाया गया है रीवा में। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट का सोलर परियोजना लगाया गया है, जिसे दिल्ली की मेट्रो भी चलेगी। तो हमने कोशिश किया यहाँ पे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाए कि आखिर भारत सरकार सोलर पे इतना काम क्यों कर रही है। क्योंकि हम पेरिस समझौता में INDC टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। बोलने की आज़ादी और अदालत की अवमानना। देखो, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जो है ट्वीट किया था, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की उन्होंने आलोचना की थी और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर फाइनली एक्यूज साबित हो गए। वो एक्यूज साबित हो गए और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे सजा देते हुए 1 रुपये का फाइन लगाया। 1 रुपया भले ही प्रतीकात्मक फाइन है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ये स्पष्ट कहना चाहता है कि अगर आप न्यायपालिका का जो है आलोचना कीजिएगा, न्यायपालिका का अवमानना कीजिएगा, तो आपको नेक्स्ट टाइम एक कठोरतम सजा दी जा सकती है। तो बेसिकली न्यायिक अवमानना क्या होता है? न्यायिक अवमानना होता है कि किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना, न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना और उसके पालन सुनिश्चित न करना। राइट। न्यायपालिका की अवमानना संबंधी अस्तित्व जो है इंग्लैंड के कई सदियों पहले इंग्लैंड में आया था, जो वर्तमान तक भारत में भी चला आ रहा है। न्यायिक अवमानना के लिए क्या कोई एक्ट है हमारे पास? तो बिल्कुल एक्ट है। एक्ट है 1971 का एक्ट। न्यायिक अवमानना एक्ट है 1971 का एक्ट। यह अधिनियम न्यायालयों को यह किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रीट इत्यादि की अवहेलना करने पर दंड देने की शक्ति को परिभाषित करता है। यानी कोई व्यक्ति न्यायालय के किसी निर्णय का, किसी डिक्री का, किसी आदेश का, किसी रीट का अवहेलना कर दिया, उसके बात नहीं माना, तो वैसे कंडीशन में न्यायपालिका उन्हें जो है दंड दे सकती है न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के तहत। यह अधिनियम न्यायपालिका को किसी रीट, निर्देश या आदेश की अवमानना करने या जानबूझ के अवज्ञा करने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति देता है। यानी एक लिमिट तक आप न्यायपालिका का आलोचना कर सकते हैं, लिमिट के बाद नहीं। अगर जानबूझ के आपने न्यायपालिका का आलोचना किया तो आपको सजा मिल सकती है। अधिनियम के तहत न्यायाधीशों पे न्यायिक अवमानना के केस दर्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना में CS कर्णन को 6 माह की कारावास दिया गया था। तो ये खुद जो है CS कर्णन, जाकर नेट पे इसके बारे में सर्च कर लेना, ये खुद वेस्ट बंगाल के जस्टिस थे, वहाँ के हाईकोर्ट के जस्टिस थे और इसे 6 माह की कारावास दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रहते, हाईकोर्ट का जस्टिस रहते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की खिलाफत की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसे 6 महीने का सजा दिया था। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 13 के तहत ट्रूथ, गुड फेथ जैसे प्रावधानों को शामिल करने के लिए न्यायिक अवमानना संशोधन 2006 में शामिल किया गया था। 6 में इसमें संशोधन किया गया था। 1971 में एक्ट आया, 2006 में इसमें संशोधन किया गया, जिसमें ट्रूथ और गुड फेथ जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया। यानी गुड फेथ के माध्यम से, ट्रूथ के माध्यम से न्यायपालिका ढील दे सकता है किसी व्यक्ति की सजा में। राइट। अब देखो, दंड करने का अधिकार क्या है? 6 महीने का आप जेल दे सकते हैं, 2000 रुपये का फाइन करवा सकते हैं, या दोनों ही कर सकते हैं। तो 6 महीने के जेल, 2000 रुपये तक का फाइन, या दोनों ही न्यायपालिका किसी व्यक्ति को दंड स्वरूप दे सकता है अगर न्यायिक अवमानना क्या है, न्यायपालिका के खिलाफ आपने कुछ बोला है या न्यायपालिका के किसी आदर की अवहेलना किया। न्यायिक अवमानना के लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 129, और दूसरा आर्टिकल है 215 हाईकोर्ट के लिए, 129 सर्वोच्च न्यायालय के लिए। तो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होगा और उसकी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। राइट।
जैसे मान लो 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। और इसी तरह से 215 में कहा गया है हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, उसे भी दंड देने की शक्ति होगी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है कि जिसके स्टेटमेंट को, जिसके किसी जस्टिस को, जिसके किसी डिसीजन को लोअर कोर्ट के द्वारा जो है अपनाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लो प्रशांत भूषण के मैटर में किसी डिसीजन को सुनाया, तो उसी तरह का मैटर अगर हाई कोर्ट में आ गया तो हाई कोर्ट डायरेक्टली बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि यह निर्णय सुनाया है तो हम भी इसी तरह का निर्णय आपको सुनाएंगे। और हाई कोर्ट में मान लो किसी निर्णय दिया तो लोअर कोर्ट यानी जिला न्यायाधीश बोलेगा कि हाई कोर्ट ने इस तरह का निर्णय सुनाया, इसलिए हम आपको इस तरह का, हाई कोर्ट के इस निर्णय के आधार पर हम आपको ये निर्णय सुनाते हैं, राइट। तो इसे कहा गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जिसके निर्णय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है और उसके आधार पे उसके निर्णय जो है लोअर कोर्ट के द्वारा अपनाया जाता है, इसलिए इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया। तो आर्टिकल याद रख लेना 129, 215 और 142(2) यह अनुच्छेद अवमानना के आरोप में किसी व्यक्ति की जांच और उसे दंडित करने के सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। 3 आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, 129, 142 और 215। अब देखो न्यायिक अवमानना को लेकर के क्या चिंता है। पहला चिंता है कि यह भारत के अगर आर्टिकल 19 में नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, हमें बात करने की स्वतंत्रता है, हम सरकार की आलोचना करते हैं, हमें न्यायिक अवमानना नहीं लगता है, तो हम न्यायपालिका के अगर कार्यों की आलोचना करें तो हमें न्यायिक अवमानना क्यों हो। ज़रूरत है कि न्यायपालिका की भी आलोचना किया जाए, क्योंकि न्यायपालिका को भी देखा गया है किसी मैटर को निर्णय सुनाने में 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष की सज़ा, 10 वर्ष का समय लग जाता है। तो एक व्यक्ति को डिसीजन सुनाने में 10 वर्ष का सज़ा आप देते हैं, 10 वर्ष का समय आप लगाते हैं, बावजूद इसके आप चाहते हैं कि आपकी आलोचना ना किया जाए, तो अपने आप में एक गलत स्टेप है, गलत शुरुआत है। कानून बहुत व्यक्तिपरक है, अतः अवमानना के दंड का उपयोग न्यायपालिका द्वारा आलोचना करने वाले व्यक्ति की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा सकता है। लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए न्यायपालिका के द्वारा अवमानना का इस्तेमाल किया जा सकता है। अवमानना अधिनियम लोकतांत्रिक कदाचार के विरुद्ध है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अगर हम न्यायपालिका की आलोचना करेंगे तभी जाकर के न्यायपालिका अपने आप में सुधार कर पाएगा, और न्यायिक सुधार की देश में आवश्यकता है, राइट। भारत में न्यायिक अवमानना जो है ब्रिटेन से लाया, भारत ने इसको ब्रिटेन से अपनाया, और ब्रिटेन में न्यायिक अवमानना कब का समाप्त किया जा चुका है। तो ये सारे के सारे प्रत्यक्ष हैं जिसका मकसद है कि न्यायिक अवमानना के जो है ये चिंताएं, न्यायिक अवमानना के संदर्भ में ये सारी की सारी चिंताएं जो वर्तमान में दिख रही है। लेकिन अगर आपको मेंस में लिखना है तो क्या लिखोगे? देखो मेंस में ये अगर आपको आलोचना करना है तो निश्चित तौर पे ये आलोचना करें, और अगर आपको पॉजिटिव लिखना है तो पॉजिटिव में आप बोल सकते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए, न्यायपालिका की इंडिपेंडेंसी को बरकरार रखने के लिए हमें न्यायपालिका को अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वर्तमान सरकार ये जो न्यायपालिका का जो ये डिसीजन हुआ है ये स्वागत योग्य कदम है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बीच का रास्ता आप निकाल सकते हैं। अगर आपको मेंस में आंसर लिखना होगा तो आप हमेशा कोशिश करें एक बीच का रास्ता निकालने का, राइट। जीडीपी को लेकर हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं कृषि को लेकर के यहाँ पे दिया हुआ लोन मोरिटोरियम खत्म, 4 करोड़ एमएसएमई पे संकट। हमने आपको बोला था कि मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जो है लोन को बंद किया गया था। 3 महीने तक अगर आप ईएमआई नहीं देंगे तो भी चलेगा, और उसके बाद उसको एक्सटेंड करके जून, जुलाई, अगस्त कर दिया गया। अगस्त अब समाप्त हो गई है, और जितने भी एमएसएमई हैं जिन्होंने कर्ज लिया जिसे आप ईएमआई देना है उसको कहा गया है कि अब आप ईएमआई भरें। लगभग देश में, देखो देश में ये डाटा लिख लेना आप, देश में 6.33 करोड़ एमएसएमई है, जिसमें 4.36 करोड़ एमएसएमई जो है ट्रेड और अन्य सर्विस से जुड़े हुए हैं, और लगभग 4 करोड़ एमएसएमई जो है
4 करोड़ एमएसएमई पे संकट के बादल घिर गए हैं, उन्हें ईएमआई सबमिट करने के लिए कहा गया। इसको भी एक बार देख सकते हैं। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में सीधी उड़ान। बस आप जानकारी याद रख लेना, वनडे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में पूछा जा सकता है। अब्राहम एकॉर्ड किससे संबंधित है? तो संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ उसे कहा गया अब्राहम एकॉर्ड। अंतरिक्ष का सैन्यकरण में जुटा ड्रैगन। देखो, नेविगेशन सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, चर्चा किया हुआ। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का नेविगेशन सिस्टम नाभिक किसको कहा गया? नाभिक यानी नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन। तो भारत का जो ये नाभिक है ये रीजनल है, ये ग्लोबल नहीं है। जैसे जीपीएस जो है, आप किसी भी मुल्क में जाओ जीपीएस वहाँ पे काम करेगा। भारत का नाभिक जो है इंडिया में और इंडिया के बाउंड्री के 1500 किलोमीटर के रेंज तक ही वर्तमान में काम कर रहा है, इसलिए इसे रीजनल नेविगेशन सिस्टम कहा गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये, IRNSS से कहा गया। तो ये उसी तरह से काम करेगा जैसे यूएसए का जीपीएस है यानी ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम है, रूस का ग्लोनोस है, यूरोप का गैलीलियो है, जापान का है QZSS है और चीन का बाइडू है। तो ये जो है चीन का बाइडू हो गया, यूरोप का गैलीलियो हो गया, रूस का ग्लोनोस हो गया, यूएस का जीपीएस हो गया। ये ग्लोबल है, पूरे विश्व तक फैला हुआ है, ये किसी भी मुल्क में काम दे सकता है। लेकिन भारत का नाभिक और जापान का QZSS जो है ये रीजनल सिस्टम है, ये उसी देश की बाउंड्री या उसके आसपास के क्षेत्रों तक काम दे सकता है। तो याद रख लेना, भारत का नाभिक जो है वो 1500 किलोमीटर के रेंज, भारत की बाउंड्री के बाहर 1500 किलोमीटर के रेंज तक ये नेविगेट कर सकता है। इसको भी एक बार देख लेना। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे अब। देखो, सेकेंड स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट जो है यूपीएससी अगर नॉर्मली डाटा दे दे तो वो गलत होता है, डाटा यूपीएससी नॉर्मली गलत डालती हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, IRNS कवर्स इंटायर इंडिया अबाउट 5500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। 5500 किलोमीटर इसके जो बॉर्डर है, बॉर्डर से 5500 किलोमीटर ये कवर करते हैं। एक डाटा दिया हुआ है, डाटा क्या है? 5500 किलोमीटर। नॉर्मली डाटा गलत होता है, 5500 नहीं 1500 किलोमीटर ये कवर करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखो गलत है। दूसरा अगर गलत है तो आंसर क्या हो सकता है? दूसरा गलत है तो बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, आंसर ये तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। अब यहाँ पे ट्रिक्स याद रख लेना, ए और डी। नॉर्मली नन जो है स्टेटमेंट नॉर्मली सही नहीं होता, 90% केस में नन स्टेटमेंट कभी सही नहीं होता। नीदर वन नॉट टू सही होता लेकिन नन स्टेटमेंट सही नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में या तो पहला स्टेटमेंट सही होना चाहिए या डी सही होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं कि IRNS हैज 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 3 सैटेलाइट होते हैं, बिल्कुल सही है। और 4 सैटेलाइट इसको होते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है। यूपीएससी 2018 का पेपर है, जाकर के देख लेना आप।